in a virtual सीधे world, and मिर्जापुर it's से not यहाँ आ based on the रहे real हैं world. चेतावनी देने के Don't worry if लिए। you're स्त्री eliminated. जा चुकी है Respawn और इस awaits. किताब में Good साफ साफ luck. लिखा है Have fun. उसके जाते ही वो आएगा। इस किताब में लिखा है। ओह सॉरी इसमें नहीं, इसमें लिखा है। तो फिर वो दूसरी वाली किताब हमें दे दो। चुप कर साले ठरकी। वैसे स्त्री के जाने के बाद अब कौन आएगा? वही जिसने उसकी ले ली थी और उसे स्त्री बनाया था। सरकटा आशिक, कभी सुने हो? कुछ जानते भी हो सरकटे के बारे में? हाँ, यही कि उसका कटा हुआ है। अबे साले ये क्या? ये तो हद हो गई यार। इन भूतों के बट्टी के चक्कर में पूरे गांव वालों को जीना हराम कर रखा है। पहले वो स्त्री और अब ये कटा भूत। अरे कटा भूत, चल मेरी बात। अब चलो यहाँ से, दिमाग खराब है। अबे टेंशन मत लो, आ गई तुम्हारी भाभी। First doom. मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे टकली मत करना, मुझे जाने दो। जाने दूं तो जा। बस बहुत हुआ, अब उसे बुलाने का समय आ चुका है। अब वही है जो हमारी मदद करेगा। जिसे बुलाना है बुला लो, कोई मेरा कभी नहीं उखाड़ सकता। ओम माता दुर्गे भगनी भगवती भस्मासी ओम ओम फट स्वाहा। किसकी में खुजली हुई? किसने जगाया मुझे? वो देखो सरकटा भूत, वो अपने आप को दुनिया का सबसे खतरनाक भूत कहता है। और हमारे गांव से रोज रात को एक औरत उठाकर ले जाता है। इससे पहले भी इसने एक औरत की ले ली और उसे स्त्री बनाकर हमारे गले डाल दिया था और अब खुद आ गया है। मालिक मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान छूट गई मालिक। मुझे नहीं पता था भूतों की लिस्ट में आपका भी जीता हूँ। मुझे जाने दो मालिक, मुझ पर रहम करो। आपको देखकर मन फट रही है मालिक, जाने दो मुझे। तात्या शरीर को बोलो सारी औरतों को छोड़ दे और मेरी वाली को सबसे पहले। हाँ सुना ना, सारी औरतों की होम डिलीवरी कर दे और इसकी वाली का पहले मेरे पास भेज। आपके पास क्यों? अरे देखूंगा इस लड़की पे कोई जादू तो नहीं किया ना, फिर तेरे पास छोड़ दूंगा। ठीक है सर, ओके। चल रे सरकटे, जो भी नाम है तेरा, अब फटाफट काम में लग जा और कल से यहाँ दिखाई मत देना। ठीक है मालिक, ठीक है। बता कौन है तेरा सप्लायर? बता। रुक आगे मेरा डायलॉग है। पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? First doom. कहाँ है वो? उसे बाहर लेकर आओ। क्यों बे? विमला के इलाके में नान बार और कमला नापसंद बेचेगा, विमला का मार्केट डाउन करेगा। तू ये क्या करता है विमलिंगम? ये सब खा और इसे छोड़ दे। मैं डरता हूँ तेरा प्रमोशन। नॉनसेंस। कोई कमला नापसंद नान बाहर रजनीगंधा बेच रहा है तो कोई मुझे डायरेक्टली ऐसा हल्ला कर दे रहा है। साला विमला का तो क्रेज ही डाउन होता जा रहा है। अगले 4 घंटे के अंदर अंदर इसे सप्लायर यहाँ होना चाहिए, वरना इतने विमला खिलाऊंगा उसे खून की उल्टी करता फिरेगा। क्या बोला? साला इसकी तो अरे गाली निकालो रे। जानता भी है तू मेरे को, मेरे पावर को। तो जो भी है, इस इलाके में गुटखा की सप्लाई बंद कर दे। यहाँ सिर्फ विमला बिकना चाहिए और कुछ भी नहीं। मांझी सटक ले दे। इसको समझाओ कोई, इसको पता नहीं है किससे पंगा ले रहा है। विमल का गाने जाने में कैसा होने का बहुत अच्छा होगा तेरे को। सारे केसर नाम बाहर में डलवा दूंगा। अभी क्या अभी रजनीकांत के साथ बाबा इलायची भी फ्री करवा दूंगा। अभी क्या अभी सबको फ्री में गुटखा बांट के तेरा पुलिस स्टेशन को लाल भी करवा सकता हूँ। अभी क्या अभी विमला से कैसा रटवाने की बात करता है?
गांव वालों से गुंडागर्दी करवाता है। अगर यहाँ बिमला बंद हुआ तो तेरी हाथ काट देती मैं। सिग्नल बाहर का गुटखा जमाने नहीं देंगे, समझना क्या है? सुना, देखा, समझा। मैं चाहूँ तो तुझे खैनी खिलाकर यहीं मार सकता हूँ अभी के अभी। विमला खाकर तेरी आंखों में थूक कर तुझे अंधा कर सकता हूँ अभी के अभी। तेरे नान बाहर में कीचड़ मिलाकर उसे गुड़ाखू बना सकता हूँ अभी के अभी। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की विमला का ब्रांड एम्बेसडर। खेलकर विमला हार्ड। आटा माझी सटकेल। साला मुझे बिमला खिलाया, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाता हूँ। हेलो भाऊ, मंगल सिन्हा ने अपने अड्डे पे रेड मार दिया है। हमारा सारा माल उड़ा कर ले गए वो लोग। जमाइला, इसका तो गेम बचाना पड़ेगा। तू 2 मिनट रुक, मैं 9 सेकंड तक काम खत्म करके आता है। First doom. क्या रे सीनू, मेरा माल किधर है? मुझे तो लगा श्रीवल्ली तेरे पास है रे पुष्पा। माल मतलब मेरा चंदन किधर है? अरे पुष्पा, माल के लिए तू सुहागरात छोड़ कर आ गया? सुहागरात छोड़कर नहीं, बना कर आया है मैं। इतनी जल्दी? देख सीनू, अपने को अभी कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तुझे तेरे पैसे मिल रहे हैं ना, मेरा माल वापस कर, फिर मैं निकलता है इधर से। वेट कर रही होगी रे। तेरे को क्या लगता माल वापस करने के लिए तेरा माल उड़ाया क्या मैं? तूने मेरे साले को मार डाला, अब तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। जरा अपनी चारों तरफ नजर घुमा के तो देख। पुष्पा को अकेला देखकर फ्लावर समझा क्या? वाइल्ड फायर है मैं। क्या रे पुष्पा, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया रे। वो देख कैमरा, हाय बोल, हाय हाय। चूतिया समझा क्या मेरे को? साला सबको लेके मरेगा मैं। तू लेके जा रे, बिंदास अपना माल लेके जा जा जा। अभी आया ना लाइन पे। आखिर कब तक हम पुष्पा से डरते रहेंगे? पुष्पा को रास्ते से हटाना ही होगा। जब तक वो खुद का मेहमान हो, कसम मारूंगा, कपड़ा ना पहनूंगा। मतलब तू नंगा ही मरेगा? क्यों ना हम श्रीवल्ली को ही उठा ले, उसके बाद पुष्पा हमारे पैरों पे होगा, फिर उसका गेम खत्म। मस्त प्लान है रे बाबा। भाऊ भाऊ, जॉली रेडी ने भाभी को उठा लिया। मैं किसी को छोड़ेगा नहीं साला। भाऊ पहले पकड़ तो लो। तू जल्दी मुझे रास्ते में मिल। ओके भाऊ। Quickie B conversion for everybody. तेरी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दे वरना तेरा भी वही हाल करना जो तेरे साले का किया था। मेरी जुबान बहुत चलती है पुष्पा, बहुत ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मारा जाएगा। अपनी सोच। ना गुरु, ए रुको, इधर क्या डॉन नंबर 1 चल रहा है? ए इधर एनिमल भी नहीं चल रहा है, अपने मुंह से सुपारी निकाल के बोल। सॉरी, वो मैं बिमला खा रही थी। भाऊ भाभी तो गुटकेबाज निकली। छे, सारा मूड खराब कर दिया। अपनी इज्जत की तो वाट लगा थी इसने। अब तू तो गया पुष्पा। रुको, अभी मेरा हिसाब बाकी है, इसे मैं मारूंगा। रुक जा भाई, हिसाब तो मुझे भी पूरा करना है। पहले इसके कपड़े उतारने बनने। रुक जाओ, मुझे भी अपना हिसाब पूरा करना है। अरे मैं 107 मिलकर मुझे ही मार दो। इसका बदला, उसका बदला, कोई भी जल्दी मार के इसका गेम खत्म कर। पुष्पा मुझे माल का आधा हिस्सा देता है और आज मैं उसी के वजह से जिंदा हूँ और उसने मेरी जान भी बचाई थी। नो 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 नो, अब कर लो सब हिसाब अपना। यहाँ तो अपना ही सिक्का पूरा निकला रे जॉली। तो क्या अब मुझे तुम सबका गेम बजाना पड़ेगा? इस धोखेबाज की वजह से पुष्पा आज फिर हाथ से निकल गया। जॉली सोच क्या रहा है? उड़ा दे साले को, उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। पुष्पा सिर्फ मेरा शिकार है, उसे मारने के बाद सारा माल भी हमारा और श्रीवल्ली भी मेरी। पूरे सिंडिकेट पे सिर्फ हमारा राज होगा भैया। वाह वाह वाह।
और तब तक मैं इधर बिना कपड़े के नंदो घूमता हूँ। चाहिए मारे को ना घेरना तुम्हारे साथ, भग बहन इसकी बहन। Runji no shita desu butega. Voy a que te miren wa, naje desu ka. सर हम लोग जापान में हैं, यहाँ तो ये सब धुंधला धुंधला ही दिखता है ना। Oki wa tori da zo. Kono otoko wa nani o shite iru na desu ka? Watashi wa hide wa arimasen. Watashi wa yasai no hidesu. भाई एक बात बता, तेरा इतना लंबा कैसे है? कंटेनर में 40 दिन क्या मक्खियां गिनता मैं। 30 दिन में ये लंबा करने वाली जापानी तेल बड़ी काम आई। लकड़ा डाल के तोड़ेंगे बोल रहा है सर। ऐसा ना कह रहा ना तू लाल जी, कह रहा है लाल चंदन का लकड़ा पीछे से डाल के मुंह से निकालूंगा। सर बोल रहा है तुम्हारा वो हाल करूंगा, कान फट के फ्लावर हो जाएगी। वो मन्ने प्रपोज कर रहा है और कुछ नहीं, ज्यादा मिर्च मसाला ना लगाओ। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। भाऊ बोल रहा है जाओ पहले अच्छे से दांत साफ करके आओ। अबे वो चंदन की लकड़ी के जगह गन्ने मांग रहा है खाने के लिए। हाँ हाँ अगली बार भिजवा दूंगा। देखा, बोल रहा है अगली बार चंदन की लकड़ी खुद भेज देगा। डर गया साला। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं थोड़ा झुक जाता है साला। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जब कुछ किया नहीं तो हमें देखकर भागा क्यों? हाँ हाँ मैं नहीं मारा। Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. नाम क्या है तुम्हारा? सर चुप ये कैसा असली नाम? चंदू नाम है सर, चंदू नाम। चुप कर रहा था ये। सर हमें तुरंत इसे फॉरेंसिक लैब लेकर जाना चाहिए। लेकिन एक मिनट, तो तुमने अपने ही दोस्त का खून क्यों किया? जीना हराम कर दिया था उसने मेरा, जिसे अपने हाथों से गेम खेलना सिखाया। आज वही मुझे 1v1 का चैलेंज करने लग गया था। चैलेंज किया तो क्या, साला मुझे हरा भी गया। हरामी सालिया। और फिर कहता है हर बाप का एक बाप होता है। निकाल दी साले की हेकड़ी, चला था बाप बंदे, वर्जिन ही मर गया। माँ तुम ये कह रहे हो तुमने अपने ही दोस्त का खून नहीं किया, ये तुमसे हार गए थे? तो अब तक क्या मैं चाइनीज में बोल रहा था? सर फॉरेंसिक चलते हैं ना, मजा आएगा। अभी जी केस सॉल्व हो चुका है, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए फॉरेंसिक लैब जाने का। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में चल जाना। फॉरेंसिक जाने के लिए इतना क्यों तड़प रहा है? वही दया, वही मैं भी वही सोच रहा हूँ। आखिर चल क्या रहा है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हे हाय, तू कब मैक बॉम्ब थिएटर और मुझे यहाँ से पकड़ने के लिए, तो चुपचाप तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार। सुपर शॉट था सर, पूरा एक नंबर। अब जल्दी से लंच ब्रेक लेते हैं। हाय, आई एम रविंद्र प्रभास। तुमने मुझे पहले भी देखा ही होगा, जैसे कि बाहुबली 2 और सालार में तो 100% देखा ही होगा ना। अरे हाँ, सांबो, राधेश्याम और आदि क्रूर, तो तुम ही थे ना? By the way, I am Deepika. You can call me Deepu. वो रणबीर की वाइफ, you know, गल्ली बॉय एंड रॉकी और रानी। हाँ हाँ पता है पता है। ये उसी का तो है। यार छोड़ो, चलो ना कॉफी पीते हैं, फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी। हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी बाबन कर रहे साले। अरे चचा, अभी शॉर्ट में टाइम है और आप थग्स ऑफ हिंदुस्तान के गेटअप में क्यों घूम रहे हो?
कहाँ जा रही हो? कभी हमारे साथ भी घूम लो जानवर। कभी हमें भी तो दे दो बहुत गर्मी है ना तेरे में। गर्मी तो तेरे बिछवाने से निकलेगी। क्या उखड़ रहे बुच्ची ट्रांसफॉर्म फर्स्ट बुच्ची अटैक बुच्ची इसे तो मैं देखता हूँ। संभाले पे पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तू मेरे पहले जा, तू कहां निकल। हे रॉक्सी, तुम ठीक तो हो ना? बुच्ची के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मगर वो तो बचकर भाग गया। तुम उसकी फिक्र मत करो। बुच्ची देखना जरा। ओह सो स्वीट। बाबू आप गुस्सा मत करो। डबल टेक डाउन। Restore EP for everybody. समुंदर में एक नया जहाज दिख रहा है। अगर उसे लूट लिया तो समझो अगले 2 साल की छुट्टी। चल 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 चल। तब से लेकर आज तक मैं हूँ इस महासागर का रखवाला, वर्धा। ये वर्धा मुंह से निकल जर्दा और उड़ा दे मेरा गर्दा। धीरे धीरे झुके मेरे मन को रे तो तुम्हारे पास से सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही मिलता है और कुछ भी नहीं। बेटा आप चाहे जितना भी बड़ा हो रहता डाल के नीचे ही है। क्या क्या कहा? आम कहाँ है आम? मुझे भी आम खाना है। दो ना मुझे भी आम खाना है। दो ना। अरे वो आम की बात नहीं कर, किस बेवकूफ के चक्कर में पड़ गया मैं। हे भगवान, थोड़ा तो इस लड़की को घुटने में दिमाग दे देता। अरे थंगम कब करेगी मुझसे संगम? कब तक खेलेगी इस कबाड़ी से? इस खिलाड़ी से खेल निकल जाएगा तेरे तेल। अपने पिछवाड़े में लगा तेल। अगर मुझसे छिड़कानी की तो करवा दूंगी जेल। मैं जेल जाऊँ या संसार मुझे परवाह नहीं है मेरी जान। लग जा गले और बात मेरी मान, फिर पूरे कर दे दिल के अरमान। ओह वाह मैं तो शायर हूँ बे। वर्धा समुंदर में एक नया जहाज दिखा है। अगर उसे लूट लिया तो समझो अगले 5 साल की छुट्टी। हाँ, जैसे मेरे बाप की छुट्टी करी थी वैसे। ओह वाह छुट्टी में मैं ही जाऊंगा। लूट का सारा माल मेरा होगा। ओह वाह ये समुंदर मेरा है, उससे रेस मत कर, हार जाएगा। रेस हमेशा मेरी थी क्योंकि इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी मैं हूँ। और डायलॉग मार के वीडियो एडिट करना है या फाइट वाइट भी करोगे? अरे पगली वीडियो का लेंथ बढ़ाना है। चलने दे, फाइटिंग की एनिमेशन बनाने में पड़ जाती है। लूट तो मैं ही करूंगा। मुझे सर की राइड लेने दो, तब तक मैं तुम्हारी राइड लेता हूँ बेबो। सॉरी बेबी। साला जहाज बोलकर सांप पे बिठा दिया। Hold my incandescence. ये समुंदर, ये जमीन मेरी है। इसे कोई नहीं छीन सकता। चाय चाय, कटिंग चाय, मसाला चाय, स्ट्रॉन्ग चाय और समुद्री डाकुओं के लिए स्पेशल चाय। ये सच में कोई लड़ाई है या चाय की पार्टी चल रही है? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर जब तक तुम यहाँ हो मेरे लिए एक मसाला चाय प्लीज। ताकतवर लोगों को भी चाय की जरूरत होती है, ये उनकी लड़ाई के लिए एनर्जी ड्रिंक है।
ये क्या, हम यहाँ लड़ने आए हैं या चाय पीने? पहले चाय फिर लड़ाई। प्रायोरिटीज माय फ्रेंड। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लड़ाई शुरू करेंगे। और इस तरह से समुद्र और जमीन के लिए एक बड़ी जंग रुक गई, सिर्फ एक चीज की वजह से, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, और वो है एक कप चाय। तो आज के इस पॉडकास्ट में है मेरे साथ वो जिनकी गाली सुनने के मेरा मतलब है जिनकी कचौरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पर अफसोस कचौरी तो मिलती नहीं, पर गाली जरूर खा कर जाते। तो स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में कचौरी वाला। शुक्रिया शुक्रिया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया है। क्यों बढ़िया हो? कितना बोलता था सुन सवाल का बच्चा। अरे आप अगला सवाल, क्या फैट करते हो? देख लो, ऐसा शरीर में कमजोरी आ गई है कि क्या बोल। ठीक है, शरीर भी पहले जैसा बोल नहीं है। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? पहले कोई बात नहीं कीजिएगा, तुम्हारा बात करने का तो भाग नहीं ऐसे। अरे पर ये मेरा स्टूडियो, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? और 12 बजे क्यों? बात अभी ही होगी। तू एक बार बोलता सुन, ओके ओके, आप शांत हो जाओ। अभी थोड़ा हैवी कर दे पॉडकास्ट को। हैवी क्या है, छाती में पत्थर रखेगा क्या? कभी किसी को पेला है? तुझे पिलवाना है? नहीं, मतलब वो नहीं। नहीं, तुझे पिलवाना है, तू बोल। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा नंबर है। मेरे ख्याल से आपको मेरी ट्यूशन करनी चाहिए। तो जो बोले हम करेंगे, बोले हम करेंगे। जब तू वो बोले तो तुम्हारे बताए, या तो खड़ा नहीं कर देंगे। अरे पर ये मेरा स्टूडियो, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाके बैठूंगा। मुझे नहीं करना आपके साथ पॉडकास्ट, मैं किसी और को बुलाऊंगा। ये साला दोगला है, इस उम्र का बच्चा को है, और फिर से गाली निकलेगा मीडिया के सामने। आ जाते एकदम। I placed the super bomb. एक समय की बात है, एक रतनपुर नाम के गांव में बागेश्वर नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी कोमल और उनके 16 साल का लड़का एक साथ। बागेश्वर खेती करने आती थी, उसके अलावा उसको कोई और काम नहीं सीखता। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल भी नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन आज घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? चिंता मत बस इतना कह के बागेश्वर घर से चला जाता है। रास्ते में ये कैसा समय आ गया है प्रभु, मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो मैं और मेरी कोमल तो उसके पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो केवल खेत में, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। बागेश्वर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार हीरालाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा बागेश्वर भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है? क्या बताऊं जमींदार जी, समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1500 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो? भला 10 से 12 हजार रुपए तो लो, क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी है ना, हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ बागेश्वर भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे कुछ तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूँ, 10,000 ले लेता हूँ। गुड जॉब। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना तक ब्याज देंगे आप? देखो बागेश्वर भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना, लेकिन आप तो अपने ही आदमी, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा नकुल भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूँ, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही।
अरे बागेश्वर भैया, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं Fire सोच रहे India हैं? is set in a virtual हाँ world, जमींदार and it's not based on the इतना real ब्याज world. कैसे? Don't worry if you're अरे eliminated. कोनो चिंता की बात Respawn नहीं है। awaits. देखिए Good आप तो luck. अपने हैं, Have आराम से fun. चुकाइएगा। Sure. ये क्या कहते हैं? for everybody. अच्छा ठीक है, दे दीजिए। बागेश्वर उस जमींदार से 10,000 रुपए उधार लेके चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और नकुल के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। बागेश्वर जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही कोमल बागेश्वर के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो कोमल, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए थे? हाँ कोमल, लेकिन तुम भगवान की कर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पे पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 1,500 10,000 या उससे ऊपर नहीं लिया, इसलिए मैंने 10,000 लिए। सुनो ना कोमल, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कह के कोमल रसोई में चली जाती है। कोमल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। खीर बना रही हो। दोपहर में नकुल घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद बागेश्वर के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त सोमनाथ ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ ठीक है। हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कह के नकुल भगवान, मैं जानता हूँ कि थोड़ा भी पसंद नहीं है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता कर सकूं। नकुल भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त सोमनाथ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा। अरे नकुल, तू आ गया, आजा अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। मेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। सोमनाथ का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी थे। सोमनाथ अपने पिताजी से अपने दोस्त नकुल के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे, कैसे हो? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप सब खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। जब भी नकुल 9-10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं और फिर तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले बेटा। दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊँ, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे नकुल, पहले तो तुम ये टेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुम ठीक है? जी अंकल ठीक है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल के। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगा। बेटा नकुल, ये लेते जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा ले लो, देखो तुम्हारी ममता आंटी ने कितने प्यार से दिया है। नकुल
वह थैली ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सोमनाथ के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। जगदीश अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात की, और आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते? यही सब सोचते हुए नकुल घर पहुंचा और उसने सोमनाथ और पिताजी के बारे में बताया। देखो कोमल, हमारे नकुल को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा ठीक है, तो कल आएंगे सोमनाथ के पिताजी। हाँ Oh my पिताजी। incandescence! अगले दिन दोपहर में सोमनाथ अपने पापा को नकुल के घर ले आया। अरे बेटा नकुल, घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर आइए आइए। अरे कोमल देखो, हमारे नकुल के दोस्त और उनके पापा आए हैं। कोमल फट से सोमनाथ के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद जगदीश जी बागेश्वर जी से कहते हैं, सुनिए बागेश्वर जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जी आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे जगदीश कह के बुलाइए। अरे अच्छा ठीक है, जगदीश आप क्या कहना थोड़ा बाहर ले जाके कहते हैं, बागेश्वर जी मेरा बेटा नकुल को अपना नकुल बहुत समझदार और अच्छा लड़का है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रहा है। भगवान की दया से अब जाके हमारा सोमनाथ खुश रहने लगा, नहीं तो पहले वो सिर्फ अकेला ही रहता था, क्योंकि उसे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। अब क्योंकि आपके नकुल के कारण से मेरा बेटा खुश है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? बागेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से नकुल की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब नकुल सोमनाथ के घर खेलने जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन सोमनाथ के पापा कहते हैं, नकुल, सोमनाथ बेटा यहाँ आओ। वह दोनों जगदीश के पास जाते हैं। बेटा तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? नकुल बेटा पहले तुम बताओ। अंकल मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठो। मैं तुम दोनों को अब कुछ ये सब के बारे में उसको जरा भी समझ नहीं आता, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने सोमनाथ के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो देख के चौंक गया। और फिर अगले अंकल मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है, क्या सच है कि हम वहाँ से पैसे कमा सकते हैं? बेटा नकुल, ये बिल्कुल सच है। कोई भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है, पैसा क्या बहुत बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती है। अंकल मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ, मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है अंकल। उसके बाद 5 मिनट में नकुल और सोमनाथ ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप, एक टैबलेट पर बहुत सारे अलग अलग चार्ट हुए हैं। मिनट मिनट में लाल या हरी मोमबत्तियां बन रहे हैं। उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन नकुल को इतना मालूम पड़ चुका था कि ये शेयर मार्केट कुछ तो है। वो दोनों जगदीश से पूछते हैं, पापा ये क्या है? मैं आज तक नहीं जानता था कि आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ सोमनाथ, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, मैं यही काम करता हूँ। लेकिन बेटा तुम्हें कभी यहाँ आने की जिज्ञासा ही नहीं, इसलिए हमने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आया है और शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहते थे। हाँ अंकल, सिर्फ सोमनाथ ही नहीं, मैं भी बहुत शेयर बाजार के बारे में जानने। बिल्कुल बेटा, मैं यही तो तुम्हें और सोमनाथ को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों में हमेशा रहेगा। अच्छा तो तुम दोनों अब यहाँ से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन ना
कल से मैं तुम दोनों को बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा मुझे पता है कि अब मेरा के लिए बहुत उत्साहित है। अब इसका खेलने में मन नहीं लगेगा। क्या मेरा खेल लगेगा क्यों नकुल? हाँ अंकल, प्लीज इसे सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है। बच्चों के अंदर की ये जिज्ञासा देखकर जगदीश मन ही मन खुश हो जाए। लेकिन बेटा देखना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहाँ से करूँ, इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी। लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो, थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूँ। उन्हें एक जगह बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो इंटरनेट पे ऐसा जगह होता है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड होती हैं। यहाँ सभी कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से लेके बैंक तक। यहाँ पे सामान जैसे कमोडिटी कहते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन जगदीश नकुल सोमनाथ को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं, लेकिन नकुल रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में से खुद को नहीं रोक पाता। वो हमेशा सोचते रहता है कि हे भगवान, आपका और जगदीश चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहाँ से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। घर के एक कोने से नकुल की माँ कोमल देखती है और वो बागेश्वर से जाके कहती है, हाजी सुनिए। कोमल क्या बात? आज हमारा नकुल कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। हाँ कोमल, तुम ठीक कहती हो, चलो जाके पूछते हैं। बागेश्वर और कोमल दोनों नकुल के पास जाके पूछते हैं, बेटा नकुल, ओ नकुल, क्या बात है बेटा? नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकता है। पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। तो पगला, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटा हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना कोमल? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा नकुल सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए, और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करिए। फिर बागेश्वर और कोमल भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन नकुल अपने साथ एक कलम और एक किताब लेके बहुत उत्साह के साथ सोमनाथ के घर जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसकी राह देख रहा है। Free Fire India तेरा is चेहरा set देख in के a समझ आ रहा virtual है कि world, तेरा and मन it's not आज based सिर्फ on शेयर the मार्केट real के बारे world. में सीखना चाहता Don't है, worry if you're है ना? eliminated. Respawn हाँ awaits. सोमनाथ, Good अच्छा luck. देर नहीं करते, Have चल fun. फटफट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे, कहाँ है? अरे नकुल थम जा यार। अच्छा चल, वो ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहाँ जगदीश जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए। आओ आओ, अब जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बायर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। यहाँ एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुमको 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट्स बता सकते हो? नकुल पहले हाथ ऊपर करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। वो 3 पॉइंट्स है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूँ कि तुम मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे उपाय। देखो बेटा, सबसे पहले इसका मतलब होता है किसी भी काम का एक स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें उसके हिसाब से ही वो काम करना है। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है, अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में सोमनाथ कहता है, पापा आगे का 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना, और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पे हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं, तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो, लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है?
हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30-40 दिन में जगदीश जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था, जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी की चीजें। एक दिन सुबह में सोमनाथ और नकुल एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसमें जगदीश जी उन्हें बुलाते हैं। बेटा सोमनाथ और नकुल मेरे साथ ऊपर आओ। वो दोनों उनके साथ ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी होके पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस की। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 2-2 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से नकुल और दोनों ने मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल को यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे कॉन्फिडेंट हो गए। अब वह दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन, यार ये पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 2 रुपए का एक शेयर है, मैं आराम से 20,000 शेयर खरीद सकता हूँ। 1-2 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ नकुल उसने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट को देखा और लालच में उसने वो शेयर खरीदे थे। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 1.5 रुपए थी। ये भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 45,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार हीरालाल अपने आदमी के साथ आ जाता है। कवन Restored EP दिशा for में everybody. गया ललुआ का घरवा, कवन दिशा में। अरे मालिक, वो दिशा में। हीरालाल बागेश्वर के घर के सामने आके कहता है, अरे ओ बागेश्वर भैया, अरे कहवा बाड़ा हो, तनिक बाहर निकलिए महाराज। अरे कोमल, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। बागेश्वर घर से बाहर आता है। अरे जमींदार जी नमस्कार। अरे भैया नमस्कार नमस्कार। बागेश्वर भैया, हम कह रहे थे कि पैसवा कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 ब्याज सहित बचा है, याद है कि भुला गए? नहीं जमींदार जी, भूले नहीं है। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। मुझे 1-2 महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए बागेश्वर भैया, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से इस पे 25% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में नकुल की आंख खुली। उसने माँ से पूछा, माँ, ये शोर कैसी है? बेटा, 1.5 साल पहले तुम्हारे पापा उस जमींदार से पैसे लिए थे। हमें कुछ पैसे अभी देने बाकी है, वो वही मांगने आया है। नकुल घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है, प्रणाम जमींदार जी। अरे खुश रहा बचवा, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे तुम। तनिक अपने पिताजी से कहिए हमरा पैसा लौटा दे जल्दी से। नकुल अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? हाँ बबुआ, तुम दोगे का? बताओ। हाँ कहिए, कितने हुए? ये जी सुनो, हमको जरा डायरिया दो, जरा चेक ना करना पड़ेगा। जमींदार डायरी में देखता है और कहता है, देखा बबुआ, आपके 4,000 रुपया पर 8% ब्याज के साथ 1.5 साल का होता है, सिर्फ 4,576 रुपया। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। हीरालाल अपना अकाउंट नंबर बताता है। नकुल ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ बागेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि नकुल के पास पैसे कहाँ से आए, तो उसने नकुल से पूछा, ए नकुल बेटा, ये तुम कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोमल कहती, अरे क्या हुआ जी? पापा, देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है, बस वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे तो वही दे दिए, समझे पिताजी? अब आप बस चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो?
ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कैसे कोई पैसा कमा सकता है? पापा, जगदीश अंकल मुझे और सोमनाथ हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा वहीं से हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुन के कोमल और बागेश्वर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब नकुल जगदीश जी से मिला तो उसने बहुत ही नरम आवाज में उनसे कहा। उसकी आंखों में बहुत आंसू भी थे। अरे नकुल बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो 3 पॉइंट्स को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा। इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही। ऐसा सुनने के बाद नकुल को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब सोमनाथ का 2 लाख रुपया अब 9 लाख और नकुल का 2 लाख 7.5 लाख बन चुके थे। एक दिन रात में नकुल ऐसे ही न्यूज पढ़ रहा था, तभी उसने एक बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल पढ़ा और फिर वो सोचने लगता है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मार्केट में बिटकॉइन का दाम गिरेगा और बहुत से लोग जिनके पास पहले से बिटकॉइन होंगे वो बेचेंगे, जिसके कारण से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू 19,000 रुपए है। चलो, जैसा होगा हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए काम करेंगे। चलो अभी सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह में सुनो माँ, मैं सोमनाथ के यहाँ जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वही टेबल पर मैंने खीर डब्बे में पैक करके रखे हैं, अपने दोस्त के लिए लेते जाना। जी मम्मी, मैं ले जा रहा हूँ। और हाँ, संभल के जाऊंगा और संभल के वापस आ जाऊंगा। उस दिन वो सोमनाथ और जगदीश जी से इस समाचार के बारे में बात करते और फिर जगदीश जी कहते, बेटा नकुल, मुझे अच्छा लगा कि तुम अब सोचने के बाद डिसीजन लेते हो। देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा ही। उसी दिन शाम को ये न्यूज का असर मार्केट पर दिखने लगा। सभी लोग पैनिक में अपने काम देखने लगे। रात में करीब 10 बजे कीमत 68% से गिर गई। अब एक बिटकॉइन की कीमत 6,240 रुपए थी। नकुल ने पिछले कुछ महीनों से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए थे। लेने के लिए तैयार था, इसलिए उसने रात में सारी और अगले दिन वो अपने पापा के साथ खेत में काम करने लगता है। वहाँ वो उनके साथ काम करता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो अपने गांव के किसानों की मदद कर सकता है। 3.25 महीने और फिर 2-3 महीने बीत चुके हैं। जरा बिटकॉइन देख लूं कैसा चल रहा है। वो देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन का दाम उस दिन एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 लाख रुपए थी। 40 बिटकॉइन के हिसाब से 1,40,00,000 प्रॉफिट। वो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है, लेकिन उनसे कुछ बताता नहीं है कि क्या। जैसे ही वो जगदीश वो और सोमनाथ समझ जाते हैं। मैं और पापा समझ गए। तेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। भाई, यहाँ मेरा दिल 180 का रफ्तार पकड़ लिया है। मैंने जैसे ही देखा यहाँ चले आया। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी बुक नहीं किए हो? नकुल अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। जगदीश जी और सोमनाथ दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह नकुल बेटे, 1,40,00,000 का प्रॉफिट, इतना तो मेरा और सोमनाथ का मिला के भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अरे वाह मेरे बेटे, अब आगे क्या सोचा है तूने? अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी के 10 को होल्ड करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब चलो तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी देते हैं। इतने में सोमनाथ की मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? वो सभी नकुल के लिए बहुत खुश होते हैं और मिठाई का डब्बा लेके उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजे पे कोमल उन सबको आते हुए देखती है। वो सबने उनको जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। क्या बात कर रहे हो जगदीश जी? अरे सुनती हो कोमल, अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। अरे सहनी भैया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम हमारे गांव में करने क्या आते हो? मैं रोज इस रास्ते से सुबह सुबह गुजरता हूँ और 3-4 दिन से तुम मेरे को रोज इस प्लेस में बैठे हुए मिलते हो। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम हमारे गांव में करने क्या आते हो? हमारे गांव से शहर का किराया 50 है। अगर तुमको यहाँ पर कोई काम है, तुम बस सुबह सुबह
सुबह यहाँ 1-2 घंटे के लिए बैठते हो, फिर दोबारा शहर चले जाते हो। 100-200 रुपए रोज खर्च करते हो तुम खामखा की। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। एक बात बता तुम लोगों को, हम दोनों दोस्त पेड़ के नीचे आके बैठ जाने तो तुमको कोई दिक्कत है? और तू 3-4 दिन देख काई करो या पेड़ के नीचे हमें दिखेगा तो Quickie B conversion for everybody. अरे यार भैया, मैंने तो तुमसे बस आज पूछ ही लिया है। अरे यू काम तो पहले अच्छा करा, हमसे पूछ लिया, पर यह बात तो बता तूने पूछा काई को? तेरे मन में कुछ आया तो होगा कि यू काई को हमें यहाँ और काई भी पेड़ के नीचे बैठे, कुछ माइंड में चलता रहा होगा तेरे। कहीं चोर वोर तो समझ रहा हमें तू? अरे ना भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमको चोर समझ रहा हूं? अरे मैं तो बस पूछ रहा था, तुम शहर के लोग और गाँव के लोग, अब तुम ही सोचो, मैं रोज तुम्हारे शहर में आकर बैठ जाऊँ तो तुमको अजीब नहीं लगेगा? अच्छा, तो अब हम तुमको अजीब लग रहा है तेरे गाँव में आकर बैठ जाने का? हम कैसे हम शहर के लड़का तुमको एलियन टाइप के लग रहे हैं? अरे यार भाई साहब, तुम तो बुरा मान रहे हो। अरे मैंने तुमसे प्यार से ही पूछा था, तुम हमारे इस टूटे गाँव में करने क्या आते हो? बाकी मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, आगे दिमाग में चल रहा है। तो को यूं लग रहा है ना कि तेरे घर में यालियां चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हमने तेरे गाँव में कोई लड़की वड़की फंसा डाली हो। ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? यही बात है, हमारे दिल को बनवाना चाह रहे हो ताकि हम यहाँ के सामने ऐसा कुछ बोले और फिर यूं हमारी शिकायत गाँव के प्रधान जी तक कर दे रहे, और वो प्रधान जी हमें और हमारे गाँव में डंडा बजाने यू चाह रहे हो? नहीं यार, रास्ता तो 100 लोग गुजर जा रहे हैं हमारे सामने, यही गाँव में काई पूरा कुल है हमसे पूछने को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, ऐसा तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तुम तो खामखा कुछ नहीं सोच रहे अपने दिमाग में। और यू स्पीड पे बैठो भैया, यू खामखा की बात नहीं कर रहा है। अरे तू टेंशन मत ले, देख हम बता रहे हम काय को तेरे गांव में आवे और सुबह-सुबह काय को या पेड़ के नीचे बैठने आते। देख ऐसा है, शहर के अंदर बहुत फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे शहर को प्रदूषित कर रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे शहर में साफ हवा नहीं है सांस लेने को, पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है। और तुम्हारे गांव में बिल्कुल स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ साफ बिल्कुल ताजी। तो इसीलिए हम सुबह उठकर तुम्हारे गांव में चले आते हैं ताजी हवा का आनंद लेने। और तू अपने दिमाग में ऐसा आइडिया मत रहियो कि हम ये गांव में यालियां आ रहे हैं क्योंकि हमने कोई लड़की फंसा दी है तेरे गांव में, ऐसा नहीं है। या ख्याल है अपने दिमाग से निकाल रही हो कि हमने तेरे गांव में कोई लौड़िया फंसा रखी है, हमने कोई लौड़िया वोड़िया तो फंसा रखी तेरे गांव में। अरे ऐसा नहीं है शहरी भाई साहब, लगता तो ऐसा ही रहा है कि ये हमारे गांव में आएंगे और कई लड़की की डुबकी बजा के भाग जाती है। हमने कोई लड़की ना फंसा रखी है और तेरे गांव में कई लड़की की डुबकी ना बजाएंगे। अरे ये तो आवारा लड़के करते हैं ऐसा काम, पर हम आवारा लड़के नहीं हैं, हम बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही मासूम, बहुत ही कोमल लड़के हैं। अगर तू सीधे साधे मासूम कोमल होता ना तो ऐसी घटिया बातें न करता हमारे सामने। अरे तेरी तो बातों में ही झलक रहा है, तू कितना घटिया लड़का है। इसी लड़के की कुंजी नहीं बजाने आए हैं तुम्हारे गांव में, बेशरम, शर्म नहीं आती ऐसी बात करने में। अरे चाचा तुम तो खामखा ही गुस्सा हो रहे हो। ओए पहली बात तो मैं कोई तेरा चाचा ना हूँ, मैं तो जैसा ही लड़का हूँ, मेरी 19 साल उम्र है, समझो। चाचा मत बोल दीजिए आपकी बात, मैं बता रहा हूँ तुमको। 19 साल उम्र पर और ये चांद का रेगिस्तान में तो चांद के हाईवे तो दिख नहीं रहा है। अरे वो मैंने तेरी तरह एक दिन लाल बाल करवाए थे, गाँव में एक नई दुकान खुली थी तो वो लाल पीले हरे हर तरह के बाल कर देता था, ऐसा उसका कहना था। तो मेरे भी दिमाग में आ गया कि मैं भी शहर के लोगों की तरह लाल बाल करवाऊंगा और पूरे गांव में हैंडसम बन जाऊंगा, हैंडसम। पर उस साले नाई ने हैंडसम बनाने की जगह मेरे को टकरा बना दिया। पता नहीं उसने कौन सा केमिकल मेरी चांद पे लगा दिया। अरे अगर तुमको लाल बाल करवाने है तो शहर में आके करवाते ना। अगर तुम कहीं आड़े आड़े पे ऐसा लाल बाल करवाने लगे, वो तो टकरा बनाएगा तुमको, पता ना कहाँ लगा दिया तुम्हारे चांद पे। हैंडसम बनाने की जगह तुमको टकरा बनाएगा तो गलत बात बनाएगा। अरे उस साले को मैं 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मेरी गंदी जान करके कहाँ निकल गया है। लेकिन तुम देखो वो क्या होता है। अरे अगली बार हमें तो हर तरीका की स्टाइल को अगली बार हमें तो फरीदाबाद शहर में जाकर तो हैंडसम बन
आना तो पड़ेगा इंटरव्यू देने। मालिक ने कहा है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी संख्या में आप इंटरव्यू देने आए हो। जैसे ही मालिक आपको बुलाएंगे वैसे ही मैं आपको लेने आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, ठीक है। पूनम और सबको तुम भी आई हो इंटरव्यू देने, पर यूं तो अनपढ़ को इंटरव्यू है और तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? नहीं है तो ये पढ़े लिखों का इंटरव्यू, पर यहाँ पर अनपढ़ लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा इंटरव्यू मैं तो पहली बार देख रही हूँ। अरे ना तो ये पढ़ो लिखों का इंटरव्यू है, ना ये अनपढ़ लोगों का इंटरव्यू है। ये सिर्फ कालिया और गंजे का इंटरव्यू है, समझे? जो इंटरव्यू जीतेगा और जो इंटरव्यू जीतने के बाद 1 लाख रुपए जो मिलेंगे वो सिर्फ कालिया और गंजे मिलेंगे। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ताकि गंजे और मैं इंटरव्यू पास कर सके। अरे क्या कोई तुम में से इंटरव्यू ही नहीं देगा, कालिया और गंजे को उनको मजबूरन करना पड़ेगा। तो मैं प्यार से तुम सबसे बोल रहा हूँ, इंटरव्यू शुरू होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना कालिया ऐसी घुट्टी पिलाएगा तुमको, ऐसी घुट्टी पिलाएगा तुम जिंदगी भर कभी इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। जहाँ जाएगा बकचोदी चालू मेरी सास के बाद हो गए कुछ नहीं। अरे तुमसे जो काम आता है उस काम को करो ना, ज्यादा किसी के घर को लूटो, गुंडागर्दी करो, कहीं की जेब काटो, तुम्हारे यहाँ पे काम करने इंटरव्यू देने। अरे अगर तू काम करने लगा तो जैसे मुझे में थूक कैसे खेलेगा? जब तुम अपनी गुंडागर्दी दिखाओगा तब सीधा मैं तुम्हारे भरोसे अपने हाथ में तो साफ कर लूं, तुम जैसे आदमी का। जब भी मेरी हथेली खुजावे तो तुम जैसे लोग गुंडागर्दी करते दिख जावे, तो मैं अपने हाथ में खुजा लूं तुमको, दे गुच्छ बजा के। फिर तो मामला बिगड़ जाएगा, मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी अगर तुम एक सॉरी भाई साहब, मजाक कर रहे हो या ये सच में गुंडा है? अरे भैया मैं मजाक न कर रहा हूँ, ये गुंडा भी है, चोर भी है, डाकू भी है और जेब कतरा भी है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। हर काम कर लेगा, यू जो भी आगे मन में आ गया ना काम कर लेगा, अर्जेंट ड्यूटी भी कर लेगा, हर काम आता है इस पर। शहरी भैया 1 साल पहले ऐसा चोर हमारे गांव में भी आया चोरी करने। वहाँ ने पहले पूरा गांव देखा हुआ कि यह गांव में कौन सबसे ज्यादा अमीर है, तो वहाँ ने पूरा गांव छान लिया और वहाँ को पता भी चल गई कि इस घर में मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो वहाँ ने प्लानिंग बनाई होगी गोलू के घर में चोरी करने की, पर वो गोलू जितना ज्यादा अमीर है ना उतना ज्यादा ताकतवर भी है। पूरे गांव में वह गोलू के ज्यादा ताकतवर कोई इंसान नहीं है, हर कोई डरता है उससे। पर वो सीधे साधे आदमियों के लिए फरिश्ता है और जो गुंडागर्दी दिखाते हैं उनके लिए यमराज है, यमराज। तो वह चोर ने रात में वह गोलू के घर में चोरी करने की सोची। चोर आए हुए छुपते छुपाते, पर वो चोर यह बात भूल गए कि गोलू हवा के झोंके को भी पहचान लेता है। तो भी जैसे ही उन्हें गोलू के पैसा की टोकरी पे हाथ लगाया, बाकी आंख खुल गई। गोलू ने उनका इतना बुरा बजाया भैया, वो बिल्कुल मरी हुई हालत में है भैया, ऐसा बता रहे गोलू। तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज तक हमारे गांव में कोई भी चोरी करने नहीं घुसा है चोर, गोलू के डर के मारे। भाई साहब तुम्हें तो रहा है वो चोर। कालिया बहुत बताइए मत हमें ये, वो नहीं तो बेइज्जती है जाएगी सबके सामने। हम काय को होंगे, हम ऐसे चिट्टे मट्टे गाँव में चोरी कर देंगे। कालिया तो मुकेश अंबानी जैसे घरों में जाता है और वहाँ से करोड़ों रुपए चुरा कर लाता है। हाँ देख रही है कितना करोड़पति है, कितना करोड़ों का माल चुरा लिया है। इंटरव्यू शुरू हो चुका है, आप सब में से पहले 2 लोग आइए इंटरव्यू देने के लिए। हाँ हम चल रहे हैं, समय पहले टाइम पे चल रहे हो, चलो कहाँ चल रहे हो, आ जाइए मेरे पीछे। बेटा ABCD भी सुनाइए, ध्यान में आती है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है कालिया और मेरा नाम है गंजे। तो कालिया जी और गंजे जी, आपको नहीं लगता इस रूम के अंदर आने से पहले आपको हमसे पूछना चाहिए था कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता ऐसे संस्कार इंसानों के अंदर होने जरूरी है? मुझे लगता है आप गांव से हो, इसलिए आपको इन सब चीजों की समझ नहीं है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। गांव से जो कालिया की छोटी सी बात को आप बस मेरे को ये बताइए, आपको यहाँ पर मुस्कुराते नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि आप मुस्कुराकर बैठोगे तो अच्छे होंगे और हमको भी आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। मुस्कुरा कर बैठ जा सुनी, आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम आपसे सवाल जवाब करें उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन तो लाना ही नहीं। अगर तुम हमको पहले ही बता देते कि हमको इंट्रोडक्शन लाना है घर से, तो हम इंट्रोडक्शन ले आते करते। क्योंकि तुमने जो ढोली पिटवाई गई शहर में, तो वहाँ में तो यही बोल रहा वो आदमी के अनपढ़ लोगों की भर्ती है, अनपढ़ लोग भी 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं नौकरी से इंटरव्यू देकर। तो जो ढोली पिटवाई गई तुमने शहर में, तो वो आदमी से पहले कहते थे कि भैया अगर इंटरव्यू देने आओ तो अपना इंट्रोडक्शन लेकर संग चलो। मैं तो लाना भूल गए यहाँ पे। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए, आपने अभी तक अपनी जिंदगी में करा क्या है? ये इंट्रोडक्शन कोई घर से लाने की चीज नहीं होती, समझे? हम तो सोच रहे थे ये इंट्रोडक्शन कोई किताब होती होगी जो तुम मंगा रही हो हमसे, पर ऐसे बोल देती हमसे। तुम तो इंग्लिश में बोल रही हो, तुम्हें तो पता है कि हम गांव के आदमी हैं, तो इंग्लिश कहाँ जानते होंगे? बताइए अपने बारे में।
हाँ, तो मेरा नाम कालिया है और ये मेरे जो बगल में बैठा है इसका नाम है गंजे। तो ये मेरा चेहरा है जो बचपन से मेरे साथ रहा है और मैंने अपनी जिंदगी में जब से सूरत संभाली है तो चोरी डकैती करी है। अरे बहुत से लोगों को तो मैंने इतनी बेरहमी से मारा है, वो मेरे से भीख मांगते रहते थे कि मुझको मत मारो, और मैं मार दिया करता था। मेरे घर लूटे मैंने, आज भी बहुत चुराई है और जेब भी बहुत काटी है। तो अब मैंने सोची कि बिना पढ़े लिखे आदमी ने तुम नौकरी पे लगा रही हो और 1.5 लाख का महीना दोगी तो मैं यहाँ तो अब जैसे मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा तो तुम कहते आगे 1.5 लाख का करेंगे और बाहर जेल का कार्य भी करे करेंगे और लूट मार भी करे करेंगे, फिर 1-2 घंटा तुम्हारे ऑफिस में आकर बैठ के चला जा करेंगे देश की हवा खा के। तो अभी तक यही सब पड़ेगा नहीं, जाके ला देता और कुछ करो ना। आपको डर नहीं लगता तुम हमारे सामने बैठकर अपनी सच्चाई बता रही हो सकता है हम आपको जेल भी भिजवा दें। इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, आपकी बातें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो आप जेल भी जा सकते हो, आपको डर नहीं लगता? एक बात बता तुमको, जो सीसीटीवी वाला प्रूफ अच्छा है या पुलिस हमको अपने आंखों से मारता हुआ देखना चाहिए वो चीज अच्छा है? पुलिस ने कहा मुझे हाथों पकड़ा है ऐसे काम करते हुए, पर 2-3 दिन ज्यादा हम टिके ना जेल में, तो भारी आने। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप हमारी कंपनी को लूटने आए हो? लगता है इसके पीछे तुम्हारी कोई साजिश है इस कंपनी में नौकरी करने की। तो तुम्हारी बातों से ही लग रहा है तुम जैसे लफंगे लोग हमारी कंपनी में नौकरी तो कर ही नहीं पाएंगे। तो साफ साफ बताओ क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर? मेरा मकसद यहाँ आना यह है जो तुम 1-1.5 लाख रुपए महीने के अंदर दोगे, वो कहाँ से ला कर दोगे? उस जगह का पता लगाना और किसी दिन उस तिजोरी को साफ कर देना। झूठ ना बोलूं, साफ सीधा बोलूं, मैं जो कुछ बोलूं। इन दोनों को पकड़ लो, यहाँ से बात नहीं चलेगा। बेटा शायद जानता नहीं है अभी तुम मेरे को, तू किसके सामने आके दिखा रहा है? और मोदी मैडम, ये नौकरी हम दोनों की होनी चाहिए, वरना तो मेरी कहानी जान ही चुकी है मैं कौन हूँ। अरे इनका मुंह देख रहा है, इनको बाहर भेज ले जाकर। बाहर ले जाकर और दूसरे बंदे को बुलाओ।